नमस्कार साथियों, संकल्प के यूट्यूब चैनल में मैं इतिहास व्याख्याता श्याम सुंदर घंटाला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आपको विदित ही है कि संकल्प की रीट पात्रता परीक्षा सामाजिक अध्ययन की बुक्स मार्केट में 12 अगस्त से उपलब्ध है। जो रीट परीक्षा है उसके सिलेबस को आप भली भांति जानते हो, बड़ा विस्तृत बड़ा लंबा सिलेबस दे रखा है। तो हमारे संकल्प टीम द्वारा जो रीट पात्रता परीक्षा की बुक निकाली गई है उसके अंदर इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी स्टाफ ने अच्छी मेहनत के साथ बुक के अंदर अपना मैटर दिया है। अनावश्यक मैटर है वो निकाल दिया गया है जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। सिलेक्टेड मैटर आपके पास सामने उपस्थित किया गया है इस पुस्तक के माध्यम से। तो इसी पुस्तक के अंदर जो भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास लगता है एसएसटी के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास के। तकरीबन 13 से 14 प्रश्न सामाजिक अध्ययन एसएसटी के अंदर रीट L2 में पूछे जाते हैं। तो 13 या 14 प्रश्न कम नहीं होते हैं, परीक्षा के अंदर सिलेक्शन का आधार होते हैं। तो भारतीय इतिहास के अंदर जैसे मैंने भी सहयोग किया था संकल्प टीम के साथ, तो अच्छा सिलेक्टेड मैटर आपके सामने लेकर के आए हैं। इस बुक्स के अंदर जैसे भारतीय इतिहास के जो विश्लेषण करते हैं, विषय वस्तु की विश्लेषण करें तो हम जान सकते हैं। और अभी अच्छा संजोग भी हुआ, ये देखिए 12 अगस्त को हमने जो ये बुक मार्केट में लॉन्च की और अभी 11 तारीख को संभवतः एलडीसी का एग्जाम हुआ था। तो हमने हमारी जो रीट की बुक है जिसमें भारतीय इतिहास का पोर्शन है, भारतीय इतिहास के एलडीसी के एग्जाम में तकरीबन 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय इतिहास के। टोटल इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के 18 क्वेश्चन थे। तो उसमें से अगर हम बात करें 3 तो वर्ल्ड हिस्ट्री के थे, पीछे बचे 15 क्वेश्चन। 15 में से 12 टॉपिक आपके रीट में लगते हैं, यानी कि 12 टॉपिक रीट में लगते हैं उनके। तो रीट में जो 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक में से 13 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इस बुक का महत्व अपने आप आपके सामने है कि जैसे हम एलडीसी के एग्जाम से इस बुक की चर्चा कर लेते हैं। बुक्स कौन सी है पहले उसको देखते हैं। चलिए, ये बुक्स का आपको पता चल ही चुका है, संकल्प के वीडियो लगातार आ ही रहे हैं। तो रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा सामाजिक अध्ययन की जो ये बुक है, जिसके अंदर 2 भागों में ये आपके सामने उपलब्ध रहेगी, जो भाग प्रथम और भाग द्वितीय। तो हम जिस इतिहास की चर्चा कर रहे हैं वो जो है उस इतिहास की चर्चा करें तो ये जो भाग 2 है आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये भाग 2 के अंदर हमने इतिहास उठाया, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं। तो ये इस भाग 2 के अंदर मिलेंगे आपको। और मार्केट से अगर आप ये बुक लेते हो तो 300 रुपए के ये पार्ट हैं। और इसके अंदर रीट की जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा बड़े अच्छे नंबरों से पास हो, उस हिसाब से इसमें मैटर को संजोया गया है। तो जब हम बात कर रहे थे कि भारतीय इतिहास, इस भाग 2 में भारतीय इतिहास मिलेगा। इस भारतीय इतिहास का महत्व जानने के लिए एलडीसी का एग्जाम अच्छे स्तरीय क्वेश्चन थे। रीट में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संजोग देखिए कि अभी मार्केट में पुस्तक आई, उससे पहले दिन एग्जाम हुआ, तो कहां से किससे प्रश्न पूछे गए थे थोड़ा सा इसको जानते, उसके बाद पुस्तक तो आप खरीद ही रहे हो, पुस्तक से आपको पता भी चलेगा, परीक्षा भी पास होगी। तो हम चर्चा करें कि ये जो पूछे किस कौन से एग्जाम में गए थे। तो एलडीसी 2024 का भी जो एग्जाम हुआ उसमें हम इंडियन हिस्ट्री की आंसर की भी साथ में जारी कर देंगे कि जो प्रश्न आए उनके आंसर क्या क्या थे। तो ये बुक्स जो है, यानी कि जो इतिहास की है वो भाग 2 के अंदर मिलेगा। और ये कुछ छूट वगैरह भी है जिनकी हम बाद में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन और जो स्वतंत्रता दिवस की पावन वेला पर संकल्प कोचिंग आपके लिए कुछ ऑफर भी लेके आए, उसकी भी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। जानिए उसको भी, क्या क्या ऑफर है आपके सामने। हाँ, थोड़ी प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि अगर हम प्रश्नों की बात करें तो जैसे एलडीसी के एग्जाम के अंदर पहला ही क्वेश्चन जो पूछा गया था, हमारे पास जो सीरीज उपलब्ध थी उसके पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके सामने, और बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। जैसे प्रश्न क्या था, मौर्यकालीन, यानी कि मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली, बस ये पद, ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। इससे आप ये जान पाओगे कि हमारे भी प्रश्न, क्योंकि मौर्य काल का प्रशासन रीट में लगता है, हर बार प्रशासन पर कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो मौर्य काल प्रशासन से प्रश्न पूछा गया था, अधिकारी पूछ लिया था कि मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था, जो आय का लेखा जोखा रखता था। तो इस तरीके से लाइनें दे दे के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए इसका आंसर जो था वो समाहर्ता था। कौन सा था? समाहर्ता। जब क्लासों में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़ते हैं, ऑनलाइन भी
संकल्प आपको ऐप के माध्यम से लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस दे रहा है। तो वहां हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं कि मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करता समाहर्ता, तो इस तरीके से उदाहरण भी देते हैं, राजस्व इकट्ठा करता समाहर्ता। तो ये राजस्व मंत्री का पूछ लिया था। और मैं तो क्लासों के अंदर यहां तक और बताता हूं वर्तमान से तुलना करके, जैसे आज के निर्मला सीतारमण की तरह मौर्य काल का पद कौन सा था। जैसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, राजस्व मंत्री है, तो मौर्य काल के वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री को क्या कहते थे, समाहर्ता। तो ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो अपनी बुक में किस तरीके से लिखे हुए। देखिए उसके लिए आपको क्या है कि लंबा नहीं चलना पड़ेगा, यानी कि कहीं आप कह दो कि जैसे ये देखो, इसके लिए जितने इसके यानी कि 18 तीर्थ जो थे, 18 लिखे ही नहीं। देखिए बाकी तो साथ साथ चलते रहे, यहां 6-7 इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं जिनमें से परीक्षा का प्रश्न उठता है। पता है प्रश्न कैसे उठते, कैसे बनाए जाते हैं। तो ये देखिए मौर्य काल, मौर्यकालीन प्रशासन है हमारे सामने, ये मौर्य काल की जो बुक दे रखी है। जैसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपकी सुविधा रहेगी। जैसे ये देखिए, ये समाहर्ता दे रखा है। क्या दे रखा है, समाहर्ता। तो मौर्य काल में जो समाहर्ता था, मौर्य काल में जो समाहर्ता था, ये कौन है, राजस्व अधिकारी व राजस्व का संग्रह करता दे रखा है, सीधा टेबल में दे रखा है। और भी बुक्स में आगे आ जाएगा। तो अच्छी विशेषता के साथ हमने ये प्रश्न लेकर के आए हैं, क्योंकि एलडीसी के एग्जाम में टोटल 15 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री के थे, जिसमें 3 टॉपिक रीट में लगते नहीं है, वहां से उठाए गए थे। बाकी बचे हुए 12 व 13 प्रश्न जो काउंट करते जाना, लास्ट में सारे गिनवा दूंगा मैं यहाँ पर। 12 या 13 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो अपनी यहाँ संकल्प की बुक से। आपको सर 15 में से 15 क्यों नहीं, अरे आ जाते, क्योंकि आपके जैसे टॉपिक जैसे मुगल काल का, जो मुगल काल के संघर्ष नहीं लगते, आपके मुगल काल का प्रशासन लगता है, तो वहां एक मुगल काल के संघर्ष का प्रश्न पूछ लिया। आप कहते गुरुजी चलो और बताओ, तो और बताए, तो वहां पर बात सल्तनत काल का पूछ लिया, जो बलबन की सिजदा और पायबेश पद्धतियां थी, तो वो सल्तनत काल आपके लगता नहीं। अगर लगता तो इस पुस्तक में जरूर होता। तो आपके जितने टॉपिक है, हमारे कहने का मतलब है हमारे टॉपिक, रीट के टॉपिक जो 12 है, उसमें से जो प्रश्न पूछा अपने टॉपिक से बाहर एक भी नहीं है। ये विशेषता है। तो ये चीजें देखनी चाहिए। तो समाहर्ता, ये प्रश्न कहां पड़ा है, अपने मौर्य प्रशासन का पहला ही पेज है। कौन सा है, मौर्य प्रशासन के पहले ही पेज में ऊपर से उठा लिया गया है सीधा। उसके बाद और भी ऐसे प्रश्न है जिनकी हम चर्चा करते हैं, चलिए। जैसे ये प्रश्न एक और आ रहा है नीचे, मल महाजन पद वाला, हाँ बड़ा अच्छा प्रश्न है। रीट के अंदर आपको पता है कि पिछली रीट के अंदर ही कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए थे, उससे पहले नहीं लगते थे। महाजनपद, जैन और बौद्ध नए टॉपिक जुड़े थे पिछली रीट के अंदर, तो वहां से प्रश्न हर बार आ रहा है। तो अभी तो रीट का नहीं, एलडीसी के एग्जाम में भी देखिए कैसे प्रश्न है कि मल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन क्या है, मल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो मल महाजनपद की राजधानी की अगर मैं बात करूं, तो ये देखिए मल महाजनपद की राजधानी जो थी, यानी कि इन्होंने राजधानी पूछी है। क्या पूछी है, राजधानी। तो राजधानी पर जाएंगे, तो जैसे मल महाजनपद की राजधानी कुशावटी या कुशीनारा थी। क्या थी, कुशावटी या कुशीनारा थी, ये आंसर था। अब बुक में देखेंगे, ये देखिए जहां पर हमने एक टॉपिक दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, ये महाजनपद के अगले पेज का है अपने बुक में। जैसे पहले पेज से शुरू होता है, वहां नहीं था, ये बैक पेज में दूसरे पेज पर था, इसलिए दूसरे पेज का हमने यहाँ पीडीएफ डाली है। तो ये देखिए, जैसे वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ये लिखा है सीधी सीधी 3-3 बातें लिखी हुई है। आप देखो वत्स की राजधानी ये कौशाम्बी थी, हर चीजें यहाँ आपको मिलेगी। और वैसे ही मल की राजधानी की अगर चर्चा कर ले, तो ये देखिए मल की राजधानी ये बड़ा मल, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के फला जिले में था। यहाँ पर 2 प्रकार के मल थे, एक तो पावा, पावा भी इसकी राजधानी थी, एक कौन सी थी, कुशीनारा, एक कौन सी थी, कुशीनारा। तो हर चीजें मिल रही है। मल की वैसे 2 राजधानी थी, यहाँ एक ही पूछ ली, कुशीनारा, वो यहाँ पर लिखी पड़ी है। तो कहने का मतलब है कि बुक के अंदर अनावश्यक ज्यादा मैटर न दे करके परीक्षा उपयोगी जो मैटर डाला गया, तभी तो हर परीक्षा के अंदर प्रश्न आ रहे। और भी पढ़ते हैं ऐसे प्रश्न, आप काउंट करते जाना, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, जैसे जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्या है प्रश्न, क्या है, जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, मतलब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। ये तो बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, वैसे भी देखा जाए तो कई लोग फिर भी महावीर स्वामी कर बैठते हैं। फिर वो तो
हम पेपर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो किताब की कर रहे हैं। वो कभी पेपर होगा तो उस दिन चर्चा करेंगे। तो जैन के प्रथम तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। कौन थे? ऋषभनाथ। ये देखिए अपना जैन धर्म अध्याय नंबर 3 जो अपनी किताब में दिया हुआ है, फोटो लगा करके रंगीन शब्दों के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसमें देखिए हम पढ़ते हैं कि पहला पेज हमने पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही पहला पेज पढ़ा, पहला पेज पढ़ने गए तो पहले पेज के अंदर हमें आगे लंबा चलना ही नहीं पड़ा। ये देखिए कहां पड़ा है? ये ऋषभदेव। एक तो यहां ऋषभदेव इस सूची के अंदर आ गया। वैसे तो 24 है, इसमें से 10 की दे रखे हैं, बाकी जो परीक्षा के काम के नहीं है वो बाहर निकाल दिए। तो ये पहले पर कौन है? ऋषभदेव है। और भी देखे ऋषभदेव नीचे भी आएगा, इनका डिटेल मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसका संकलन किया, तब इन बातों को लिखा भी था। ये रहा, ये देखिए ऋषभनाथ। कौन है? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए जैन, यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये लाइन भी लिखी है, और वैसे भी ये सूची के अंदर भी क्या था? पहले नंबर पर दे रखा था। सूची में भी क्या था? ये देखो पहले नंबर पर था। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो फिर और प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया था? अब ये पूछ लिया। तो प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। और इसको अगर हम किताब के अंदर देखें तो ये देखिए महात्मा बुद्ध के परिचय से शुरू होता है। इनका जन्म, घर छोड़ा, उस घटना को क्या कहते हैं, हर बार ये दृश्य वगैरह सब बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। फिर हमने पढ़ा कि ये देखिए इस तरफ आओ, ये महात्मा बुद्ध को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्या है कि ये देखिए महात्मा बुद्ध, बड़ा कर देते हैं आपको प्रॉब्लम हो रही हो। ये देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था, ये देखो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां दिया? सारनाथ में। लिखा पड़ा है बड़ी अच्छी लाइन के अंदर। और भी ऐसे कुछ प्रश्न है जिनकी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आ गया। हिस्ट्री तो सारी लग रही है रीट में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आया। क्या पूछ लिया? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? अभी पीछे मुझे याद नहीं है, 4-5 दिन पहले एक प्रश्न आया था, भिखमजी कामा पर पूछा था। क्रांति की मां कहते हैं, उन्होंने भी इंडिया हाउस बनाया, लेकिन वो लंदन में नहीं था, जर्मनी में था, स्टुअर्ट में। तो लेकिन ये पूछ लिया इन्होंने लंदन में, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अपने मीटर में कहा है, लास्ट में एक पेजों में क्रांतिकारी घटनाएं अलग से निकाल दी, बच्चों को ज्यादा लंबा न पढ़ना पड़े इस टॉपिक को, क्रांतिकारियों की। इसलिए क्रांतिकारियों की चुनिंदा लास्ट पेज पर, सबसे लास्ट पेज पर दे रखी है किताब के। वहां जाके देखोगे तो आपको 8-10 घटनाएं एक साथ मिलेंगी, जिनमें ऐसी घटनाएं छुपी पड़ी है। कहां है देखते हैं। ये देखिए यही पड़ा है, इंडिया होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस, स्थापना 1905, स्थान लंदन, अध्यक्ष संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये किताब से अपने सीधा साफ लिखा पड़ा है। अरे इतनी क्रांतिकारी घटनाएं, इतनी संस्थाएं हैं, 50-50, 100-100 संस्थाएं हैं, लेकिन बुक में मात्र 15 लिखी है, जिनमें से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रीट जैसी परीक्षा के अंदर सिलेबस बहुत लेंथी है। अगर सारी बातें लिखने बैठ जाएंगे तो बच्चे एक साल में खाली पढ़ नहीं पाते, याद तो बहुत दूर की बात है। इसलिए चुनिंदा मैटर उठाना पड़ता है। वो मेहनत की है, उस मेहनत का, हमारी मेहनत का परिणाम हमारे बच्चों को मिले, कितना अच्छी बात है। तो किताब के अंदर हर एक पेज पर जो लाइनें लिखी है, आपके बड़ी काम की है, आपको सुनिश्चित सफलता प्राप्त करवाने वाली है। फिर आगे बढ़े तो ये आ गई बात। उसके बाद और क्या हो सकता है देखिए, ये देखिए एक भाषण का नाम लिखा हुआ है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। भाषण का नाम क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश रूपांतरण ही दे दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति संगवादा। हिंदी में करो तो नियति संगवादा, वैसे क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ये भाषण किसने दिया था? जेएल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, ये ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। तो हमें पता है, किताब को पढ़ोगे तो हाथों हाथ जान लोगे। और ये ध्यान रखना, देखना कहां लिखी हुई बात है। ये देखिए यहां किताब, एक बात और बताएं, स्वतंत्रता आंदोलन का टॉपिक यहां पूरा हो जाता है। ये लास्ट लाइन है उसकी, थोड़ा और ढंग से बताएं।
कि ये कहां लिखा हुआ है। और ऐसी बातें बहुत छुपी हुई होती है कि भाषण लिख देते, नाम नहीं लिखते। और हमने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा। ये देखिए 14-15 अगस्त आ ही रहा है, 14-15 अगस्त कल परसों ही है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई भी हो, शुभकामनाएं आपको, रक्षाबंधन की भी एडवांस में देते हैं। तो ये देखिए 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान व भारत को स्वतंत्र किया गया। तो मध्य रात को दिल्ली के अंदर संविधान निर्मात्री सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण नियति संग वादा, इंग्लिश में भी लिख रखा है, ये देखिए, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, इस तरीके से उठते हैं। तो ये भी अपनी बुक के अंदर बड़े अच्छे ढंग से समझाया हुआ है 3 लाइनों के अंदर। और भाषण भाषण लिख देते हैं, लेकिन भाषण का नाम नहीं लिखते। तो भाषण के नाम तक का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में किस लेवल के प्रश्न डाले जा रहे हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये भाषण उठा लिया था। फिर आगे एक प्रश्न और आ रहा है, कौन सा है अभी देखते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान और देना कि जो एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, एलडीसी में सारा इंडियन हिस्ट्री लगता है, जो एलडीसी का जो लेवल है वही रीट का रहने वाला है। तो प्रश्न तो उसके आसपास के ही होंगे। अच्छा, इस प्रश्न की तो खैर ये तो हर जगह मिल जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक, वैसे पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, लेकिन अपने भी मैटर में लिखा हुआ था, क्योंकि अम्बेडकर के बिना भारतीय इतिहास भी आगे नहीं चलता है। जब स्वतंत्रता आंदोलन में होते हैं तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहा था अपने रीट के अंदर एक टॉपिक लगता है, ध्यान रखना, सामाजिक सुधार आंदोलन। और सामाजिक सुधार आंदोलन के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी योगदान था। तो अपने सामाजिक सुधार का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है। सब लिखते लिखते उनकी उपलब्धियां लिखी और ये यही लिख दिया। ये देखिए क्या लिखा हुआ, क्या है, बात करें, देखिए। ये नीचे लाइन पड़ी थी, यहां है कि इनको चुना गया और ये कहता है उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। था क्या कहा जाता है? ये इसे भारतीय संविधान का निर्माता या जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने दौरा किया था? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो दोनों पूछ लिया। तो ये जहांगीर के काल में आएंगे और अपनी किताब में दोनों बातें पहली लाइन से। टॉपिक कौन सा है? ये देखिए, टॉपिक शुरू ही हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, शुरू ही हुआ है टॉपिक। और शुरू की 2 लाइनें ध्यान से देखिए आप। ये देखिए, बड़ा बड़ा कर देते हैं, ढंग से दिख जाए। ये देखो, आप दिख रहा होगा आपको। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज सर हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर से 1608 में मिला। कब मिला? 1608 में मिला। एक तो ये लाइन देखिए, किससे मिला? किससे? सर हॉकिंस पूछा, मिला किससे? जहांगीर से 1608। आगे बढ़े तो राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज टॉमस रो 1616 में मैगजीन के किले में जहांगीर से मिला। तो स्पष्ट बात है, आगे जाना ही नहीं पड़ा, पहली तो लाइन है, ध्यान से देखिए। दोनों को उठा के पूछ लिया, दोनों लाइनें पास पास डाली गई है। तो मतलब प्रश्न इस तरीके से ही बनने वाले हैं। फिर आगे बढ़े हम, तो आगे भी कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं। अच्छा, ये जो है, एक प्रश्न कहाँ गया ये? हाँ, एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछ लिया था भाई, थोड़ा सा वो सूझ से करने वाला था। हाँ, ये देखो, बता देते हैं। वैदिक का अमालक शिखर किससे संबंधित है? सीधा ही पूछ लिया। ये भारतीय कला का प्रश्न है। किसका है? भारतीय कला का प्रश्न है, कला और संस्कृति का। और अपनी बुक के अंदर गुप्त काल के टॉपिक में जब मंदिरों की विशेषता लिख रहे थे तो पहले ये बात लिखी थी कि मंदिर होते हैं, चबूतरों पर बने होते हैं, मंदिर में शिखर होता है, वेदिका होती है, तो इस तरीके के नाम, प्रदक्षिणा पथ होता है, ये सारी बातें लिखी हुई है। और वहीं से प्रश्न देखिए, वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है? तो हवेली, किले, चित्रकारी, मंदिर। तो उत्तर क्या होगा? मंदिर से संबंधित है। भाई पहला शिखर युक्त मंदिर भी देवगढ़ दशावतार। तो सारा बड़ा अच्छा ढंग से लिखा है कि गुरुजी लिखा कहां है? तो लिखा तो बुक के अंदर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? बुक खरीदोगे तो पढ़ोगे और अच्छे पर्सन पास होंगे वहां से। फिर उसके बाद आगे बढ़े।
तो देखिए कहां था वो गुप्त काल वाला, हाँ पेज आया तभी याद आया। ये देखिए सारा लिख रखा है, गुप्त युग में नागर से लिखे थे, पंचायतन से लिखे थे, शिखर बना था, उसमें शिखर पूछा हुआ है, शिखर था, वैदिक का था, ये सारी छतें चपटी होती थी, प्रवेश द्वार था, कलश था, और क्या क्या है देखे, मांगलिक चिन्ह, प्रतीक, स्वास्तिक, वृक्ष, मंगल, कलश, शंख, ये सारे मंदिर की चीजें हैं, गुप्त काल के मंदिरों में बने थे। तो एक प्रश्न यहां से उठाया गया। उसके बाद अगर हम जाए तो फिर क्या सा प्रश्न आ गया, फिर ये मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक और प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन वाला है और 7 सदस्य थे। तो यानी कि ये जो साइमन कमीशन का नारा दिया गया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, उस पर दोनों बातें पूछ ली कि ये कथन क्या है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, एक सही वाला वो प्रश्न था। तो ये दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन क्या है, सही। 1927 में बना दिया था, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ, 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए विरोध किया भारतीयों ने। हमारा कहां लिखा हुआ है जी, हमारा तो हमारी किताब में होगा ना, तो कहां लिखा हुआ है, ये देखिए स्वराज्य पार्टी बनी, इसके बाद अगला पेज आ रहा है, ये लॉर्ड इरविन आ गया, ये आ गया लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन का गठन हुआ। कब, ये ब्रैकेट में दे रखा है 1927, और वहां प्रश्न में भी 1927 था, और क्या 2 वर्ष पहले ही आ गया था, किंतु ये जांच करनी थी, इसके अंदर आयोग जो था ये 7 कमीशन, यानी कि श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, इसे गोरा कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबके सब अंग्रेज थे। तो हर बातें अपनी किताब में, और भी होगा पेज में आगे इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ, पूरा किताब के अंदर आपको मिलेगा। फिर हम एक प्रश्न की और बात करें, सिंधु सरस्वती सभ्यता, अरे वाह क्या बात है, रीट का पहला ही टॉपिक है, रीट का भारतीय इतिहास का पहला ही टॉपिक है। क्या पूछा गया है, आजकल ये सभ्यता के प्रश्न थोड़े से टेढ़े पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी, नाम क्या दिया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है वो नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। एलडीसी का प्रश्न है, आपके ऐसा ही आना है। फिर है उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। 2 बातें दे दी, ये कह रहा है इनमें से कौन सी सही है, आप भी समझिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, इसकी नगर योजना बड़ी प्रसिद्ध थी। फिर दूसरी बात कहता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई थी। ये बातें सही है या गलत, तो दोनों ही बातें सही है। कैसे है जी, ये देखिए ऐसे है। अगर मैं बात करूं, ये देखो शुरू हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता, पहला पेज, पहले पेज जगह जगह आएगा, नाम आएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्या लिखा हुआ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। पेपर में क्या लिखा हुआ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों, नदियों के किनारे होने के कारण। कहां है जी ये लाइन, कैसे, अब देखिए प्रश्न बनाने कैसे हैं, समझ विकसित कर लेना रीट के लिए, प्रश्न कैसे बन रहे। लाइन यहां पड़ी है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस सभ्यता के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल सिंधु नदी के किनारे, सर्वाधिक सहकेंद्रण सरस्वती नदी के किनारे था। तो पहली वाली 2 नंबर लाइन थी वो तो यहां मिल गई, बिल्कुल सही है जी, इन नदियों के किनारे था। फिर हम और आगे गए तो दूसरी लाइन सही है या गलत है, इसको और पढ़ना है। तो आगे नगर नियोजन और दे रखा है सिंधु सभ्यता का, नगर नियोजन में पहली लाइन ही, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन सर्वोत्तम विशेषता थी। बस और क्या चाहिए, दोनों लाइनें मिल गई। पहली लाइन में क्या दे रखा था कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन सर्वोत्तम था, तो सर्वोत्तम था, ये बड़ी लाइन बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन क्या थी, सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे फैली थी, वो पहले बताई। तो दोनों बातें क्या थी, सही थी। जो किताब का पहला ही पेज है, किताब का पहला पेज, और अधिकांशतः एलडीसी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अपने टॉपिक के पहले पेज से पूछे जा रहे हैं, ये तो किताब का ही पहला पेज है। उसके बाद आगे बढ़े। अच्छा, तो ये कुछ प्रश्न थे जो हम चर्चा कर रहे थे, 2-4 नहीं भी रह भी गए होंगे, पीडीएफ के अंदर नहीं बनाए गए होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, हाँ कुछ प्रश्न जो अपने बाहर से आए थे, बाहर से आए मतलब एलडीसी के एग्जाम में टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जी। तो बाकी 6-7 क्यों नहीं आए, 12-13 तो आप बता रहे हो जी, 6-7 क्यों नहीं आए, तो नहीं आने के पीछे लॉजिक है, भ्रमित मत होना। 3 तो वर्ल्ड हिस्ट्री के थे, वर्ल्ड हिस्ट्री रीट में नहीं लगती है, तो हम इस बुक में वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों छाप के आपको पढ़ाई, आपके लगता नहीं है। हाँ जो टॉपिक है 12 वहां से प्रश्न है, टॉपिक से बाहर नहीं गए। तो पूछा हुआ था फ्रांसीसी क्रांति किसके समय हुई थी, लुई 16वां पूछ रखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, 1945 में बना, चूंकि पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है आप पढ़ लो कहीं। तो वहां एक जो औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में पूछ रखा था, एक पूछ रखा था सिजदा और पेबोस प्रथा को लेकर के, भारत में तो वो सल्तनत काल का बलबन है जो आपके नहीं लगता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो एक जो अकबर पर पूछ रखा था,
एक शाहजहां पर पूछ रखा था, तो अकबर और शाहजहां आपके नहीं लगते, उनका प्रशासन लगता है खाली, वो उनके युद्धों के बारे में था, जैसे अहमदनगर का विल्य किसने किया, इलाही संवत किसने चलाया, जैसे अकबर ने चलाया, और अहमदनगर का विल्य शाहजहां ने किया। तो ये 4-5% जो आपके सिलेबस में नहीं थे, सिलेबस में नहीं थे तो बुक में छापे कैसे बिना सिलेबस के, तो ये बातें थी। चलिए कुछ छूट, तो ये तो हम इस किताब के बारे में बता रहे थे, लिखी, बच्चों तक अपना मैसेज पहुंचाए, बच्चे पढ़े, मिलने का मौका न मिले किताब तो खरीद ले, कि ये लाइनें कहीं कम तो नहीं है, मैटर ज्यादा तो नहीं है। तो ये एक व्यवस्थित मैटर है आपकी परीक्षा पास करने के लिए, ये कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, परीक्षा के अंदर आपको भरपूर नंबर दिलवाने वाला मैटर है। आपको अनावश्यक मेहनत नहीं करनी होगी, सीधे आंकड़े आप पर पढ़े, जब पढ़ोगे सीधे पेपर में ये लाइनें मिलने वाली है। तो चलिए थोड़ी ऑफर की हम बात कर लेते हैं कि संकल्प आपके लिए क्या ऑफर लेकर के आया है, क्योंकि विशेष दिन आ रहे हैं, विशेष दिन पर तो संस्था छूट देती है। तो वही बात करें कि स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला और रक्षाबंधन के त्योहार पर संकल्प के सभी ऑनलाइन कोर्स मात्र 1299 रुपए में, आप कोई भी कोर्स खरीदोगे आपको 1299 रुपए में वो कोर्स मिल जाएगा। अच्छा जी, कोर्स कौन कौन से है, उत्सुकता बढ़ रही है तो कोर्स को जानिए, कोर्स कौन कौन से है। ये जो कोर्स है आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे इसके अंदर। कोर्स कौन कौन से है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तैयार है स्कूल व्याख्याता की, तो फर्स्ट पेपर यानी कि जीके वो 75 प्रश्नों वाला। फिर क्या है जी कि ग्रेड सेकंड शिक्षक, ये भर्ती आ रही है, और सेकंड ग्रेड के तो बहुत जल्दी चांस बता रहे हैं, दोनों ही बराबर आने वाली भर्ती है, तीनों ही। रीट की तो इसी अगस्त के लास्ट तक आने की संभावना है पूरी पूरी। तो ग्रेड सेकंड के कोर्स पीटीआई का भर्ती, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, ये ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी मतलब सब्जेक्ट, जीके भी मिल रहा है प्लस फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी भी उपलब्ध है। बड़े मेहनती स्टाफ द्वारा अच्छी आपको जो है कि ये ऐप के माध्यम से ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं, आप किसी में भी आ सकते हो। और हाँ, अगर आप ये ऑनलाइन खरीदोगे तो इसकी फीस मात्र 1299 रुपए आपको पे करनी होगी। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड हिंदी के बैच चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड एसएसटी का सब्जेक्ट का बैच चल रहा है, लाइब्रेरियन का, रीट प्री, रीट मेंस, एईएन, जेईएन, सीटी के तो चल ही रहे हैं। तो यानी कि ये सारे ऑफलाइन भी चल रहे हैं, ऑनलाइन ऐप में भी उपलब्ध है, जिसकी फीस 1299 है। वहीं अपने बात करें, अगर कोई स्टूडेंट इन कोर्स को खरीदता है तो सबसे बड़ा महा ऑफर यह है कि अगर आप इनमें से कोई कोर्स खरीदते हो तो आपको राजस्थान के सामान्य ज्ञान की ये जो ब्लैक बुक है संकल्प की, जिसने पूरे मार्केट में धूम मचा रखी है, कॉलेज लेक्चरर के जीके के प्रश्नों से लेकर के 50 क्वेश्चन जीके में, कॉलेज लेक्चरर के जो सब्जेक्ट में 50% पूछे गए थे वो संकल्प की इस ब्लैक बुक से आए थे सारे के सारे। अभी एलडीसी के प्रश्न पूछे तो संजय सर ने भी आपको बताया होगा कि राजस्थान जीके के कितने प्रश्न इस बुक से आए, तो ये ब्लैक बुक आपको फ्री में रहेगी अगर आप ये कोई इनमें से कोर्स परचेज करते हो। ये छूट आपको 15 अगस्त और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर है। अगर ये कोर्स खरीदोगे तो ये ब्लैक बुक आपके लिए फ्री रहेगी। इसके अलावा मार्केट में हमारी बहुत सारी किताबें हैं वो उपलब्ध है, यानी कि हर भर्ती परीक्षा की लगभग संकल्प ने अपनी किताबें लॉन्च कर दी है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे इन बुक्स के बारे के अंदर। अभी हाल फिलहाल में ब्रेकिंग में जो अपनी किताब है वो है, जैसे रीट की हम बात कर रहे थे, पात्रता परीक्षा अध्यापक जो है तृतीय श्रेणी नए बैच, यानी कि इसके हमने बैच भी चला रखे हैं कि रीट पात्रता परीक्षा तृतीय श्रेणी अध्यापक नए बैच 13 अगस्त से प्रारंभ, यानी कि आज से ही संकल्प में ऑफलाइन बैच शुरू हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो आप संस्था के अंदर विजिट जरूर करें। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी पुस्तक है उसको खरीदिए, क्यों खरीदिए उसकी विशेषता बता रहे थे, गुणवत्ता चेक कीजिए, उसके बाद उसको खरीदिए और संस्था के अंदर विजिट कीजिए, जो हम आपकी सफलता का मार्गदर्शक सुनिश्चित करवाएं। तो सभी को एक बार पुनः 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और इन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र गिंटाला। हाँ, एक नाम में भी कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि जो अब एजुकेशन जो नाम है डिग्री वगैरह में श्याम सुंदर घिंटाला के नाम से जानते हैं, और व्यवहार के अंदर इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं तो बच्चे प्रेम से सुरेंद्र घिंटाला भी कहते हैं, घिंटाला सर भी कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।